हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। यूरो चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपीएससी मेंस सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें मेंस में कितने पेपर्स होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट कितने होते हैं, क्या चूज करना होता है। उसके अलावा इसमें क्वालिफाइंग पेपर्स कितने होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, नंबर ऑफ आवर्स कितने होते हैं, टोटल मार्क्स कितने होते हैं। इस स्टेप बाय स्टेप हम लोग आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें यूपीएससी मेंस का जो सिलेबस में सबसे पहला जो पेपर होता है आपका एसए का होता है, जिसका मार्क्स होता है 250। इसके अलावा आप देखेंगे जीएस 1 होता है 250 का, जीएस 2 250 का होता है, जीएस 3 भी 250, जीएस 4 भी 250 का मार्क्स का होता है। इसके अलावा ऑप्शनल पेपर कोई आपको एक चूज करना होता है, लेकिन उस ऑप्शनल के आपके दो पेपर होते हैं 250 के। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं, एक इंग्लिश तो लेना ही होता है। उसके अलावा आपको रीजनल लैंग्वेज जो कि शेड्यूल 8 में जो 22 लैंग्वेज है उसमें से किसी एक को आपको चूज करना होता है। जैसे हिंदी स्टेट के या हिंदी बेल्ट के जो एस्पिरेंट होते हैं वो हिंदी चूज करते हैं। इसके अलावा एक रीजनल लैंग्वेज है जो आप चुनने के लिए बिल्कुल फ्रीडम है। आप देखेंगे टोटल रिटर्न जो मार्क्स होता है 750 मार्क्स का होता है। उसके अलावा 275 मार्क्स का जो होता है आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है। अगर उसको ऐड कर दें तो 2025 मार्क्स का टोटल होता है। इससे से आपका कट ऑफ डिसाइड होता है। ठीक है। आप देखेंगे क्वालिफाइंग जो पेपर होता है वो आपका 300 नंबर के होते हैं, जिसमें 25% लाना अनिवार्य होता है। अगर आप ये क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका मेंस का जो रिमेनिंग जो आपका पेपर्स होता है वो आपका चेक नहीं होता है। तो ये आपका एक क्राइटेरिया है। इसके अलावा आप ऐसे में आप देख सकते हैं कि इसमें 250 मार्क्स का होता है, उसमें दो ऐसे लिखना होता है। 3 आर में 125 के दो ऐसे लिखना होता है। 1000 से 12 शब्द का उसका शब्द सीमा होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जीएस 1 में आपका क्या कौन कौन सा टॉपिक होता है। क्योंकि इस वीडियोस को मैं हिंदी में ही ज़्यादा प्रेफर करूंगा, ताकि हिंदी मीडियम के जो एस्पिरेंट हैं इसको बेहतर तरीके से समझ पाएं। अगर आप लोग का डिमांड होगा तो मैं इस वीडियोस को इंग्लिश वर्जन में भी ट्राई करूंगा कि आपके सामने भी आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो जीएस फर्स्ट का जो इसमें टॉपिक्स होते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, देखिए इसमें मोटा मोटी जो 3 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, सोसाइटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया। ठीक है। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो होता है हिस्ट्री का, कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप पढ़ना है आपको, साहित्य पढ़ना है, वास्तुकला के मुख्य पहलू इसमें शामिल होंगे। ये सारी टॉपिक्स का आपको ऊपर डिटेल स्टडी करना है। दूसरा टॉपिक है 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय। तीसरा टॉपिक है स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनका योगदान। इसके अलावा आप देखेंगे चौथा, स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। पांचवा आप देखेंगे टॉपिक कि विश्व के इतिहास में 18वीं सदी तथा बाद की घटनाएं, जैसे कि औद्योगिक क्रांति हो गया, ठीक है, विश्व युद्ध हो गया, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन जैसे कि साम्यवाद हो गया, पूंजीवाद हो गया, समाजवाद हो गया। तो इस टाइप के विषय इसमें शामिल होंगे और उनके रूप क्या होंगे और समाज पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे सोसाइटी का जो पहला टॉपिक है कि भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता। ठीक है। दूसरा टॉपिक है महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके रक्षोपाय क्या हैं। इसमें आप देखेंगे अगला टॉपिक जो है भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव। ठीक है। अगला इसका टॉपिक है सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। इसके अलावा आप देखेंगे जो मेरा नेक्स्ट आता है वो ज्योग्राफी का आता है, और ज्योग्राफी में हम एक बाई वन एक हम टॉपिक्स को देख लेते हैं कौन कौन से इसमें है। विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषता, यानी कि आपको पूरा फिजिकल ज्योग्राफी आपको सारा पढ़ना है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, ये आपका सेकंड टॉपिक है। ठीक है। दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए विश्व भारत सहित के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक कौन से हैं, इसके बारे में आपको फुल डिटेल लेना है। चाहे आप एनसीईआरटी का इस्तेमाल करें या फिर रेफरेंस बुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके अलावा आप देखेंगे टॉपिक जो आ रहा है भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात आदि जैसे महत्वपूर्ण भौतिकी घटनाएं हो गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग मिस्टेक कहाँ पे करते हैं। हम लोग हमेशा ज्वालामुखी के बारे में पढ़ते हैं, भूकंप सुनामी के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे चक्रवात के अलावा यहाँ पे देखिए आदि जैसी महत्वपूर्ण घटनाएं, भूभौतिकी घटनाएं, यानी कि हम इन सारी चीजों को छोड़ देते हैं। क्वेश्चंस कहाँ से बनाता है, आपको सिलेबस में क्या दे रखा है, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात, ये तो आपको मेन मेन हेडिंग में दे रखा है। पर यूपीएससी कहाँ से पूछता है, आदि जैसी महत्वपूर्ण भौतिकी घटनाएं, यहां से क्वेश्चन उठाता है, जो कि इसमें खुद एक अपने आप में एक छोटा हुआ टॉपिक है। अब इसमें अनडिफाइन है, इसमें क्या क्या अब कौन सी भौतिकी घटनाएं हो सकती हैं, ये यूपीएससी ने डिफाइन नहीं कर रखा है और क्वेश्चन यहीं से बनाता है। ठीक है, और इसके आगे क्या है इसमें कि भौतिकी विशेषताएं, उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं जैसे कि जल स्रोत हो गया, हिमावरण हो गया। ठीक है, उसके अलावा वनस्पतियों प्राणी जगत में परिवर्तन, इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव। अब हम लोग GS2 देखेंगे, GS2 में कौन कौन से सिलेबस होते हैं। इसमें आप देखेंगे गवर्नेंस होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन। चलिए एक एक स्टेप करके हम लोग देख लेते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। देखिए सबसे पहले पॉलिटी को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आता है पहला टॉपिक भारतीय संविधान, इसका ऐतिहासिक आधार क्या है, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। इसके बाद आप देखेंगे जो अगला टॉपिक है संघ और राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय और चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां क्या है। तीसरा जो टॉपिक आ रहा है विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान। चौथा टॉपिक आता है कि भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना, जैसे कि अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका अन्य देशों जैसे कि अमेरिका हो गया, जापान हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इनके जो कॉन्स्टिट्यूशन हैं और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बीच में क्या कंपैरिजन करने के बाद कौन से बेहतर एक योजनाएं आती हैं जो कि हमारे से भिन्न हो। ठीक, इसके अलावा भी आप देखेंगे पांचवा जो टॉपिक है संसद और राज्य विधायिका संरचना, इसका क्या है, कार्य संचालन कैसे होता है, इनके पास पावर्स कौन कौन से होते हैं और प्रिविलेज कौन से होते हैं। ठीक, इनसे और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय कौन से हो सकते हैं। इसके अलावा कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन, कार्य, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह, ठीक है, जो प्रेशर्स ग्रुप होते हैं। उसके अलावा औपचारिक अनौपचारिक संघ शासन प्रणाली में उनकी क्या भूमिका रही है। अब भूमिका का मतलब ये नहीं कि होता है कि हमेशा पॉजिटिव भी भूमिका हो प्रेशर्स ग्रुप का, नेगेटिव भी उसके भूमिका हो सकते हैं। अब उस नेगेटिव प्रेशर्स ग्रुप की किस हम दृष्टिकोण, किस एंगल से हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि सातवां जो है पॉइंट जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट्स बोलते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियों का उत्तरदायित्व क्या होता है, जैसे कि यूपीएससी का आयोग हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशंस बॉडीज होते हैं जो अपने कार्यों का बेहतर तरीके से निर्वहन करते हैं। इनके बारे में हमें कौन नियुक्त अपॉइंट करता है, अपॉइंट करने के बाद इनके क्या पावर्स होते हैं। ठीक है, और इनके कार्य के उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसके प्रति होता है, सारी चीजें आपको डिटेल इसमें स्टडी करना है। इसके अलावा आप देखेंगे जैसे स्टैट्यूटरी बॉडीज हो गया, रेगुलेटरी हो गया, या फिर काफी जुडिशियल बॉडीज हो गया, यानी कि सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्धन्यायिक निकाय को भी आपको स्टडी करना है। इसके बाद आप देखेंगे सोशल जस्टिस का अगला टॉपिक आता है। इसमें क्या बोला गया है कि सरकारी नीति और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय। अगला टॉपिक है विकास प्रक्रिया और विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका। इसके बाद आप देखेंगे कि केंद्र एवं राज्य द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन। ठीक है, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान और निकाय कौन से हैं, इसके बारे में अब आपको डिटेल स्टडी करना है। इसके बाद आप देखेंगे इसका अगला टॉपिक है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय। इसके बाद अगला इसका जो टॉपिक है वो ये है गरीबी एवं भूख से संबंधित विषय। आपको पॉवर्टी और हंगर जितने आपको आंकड़े मिल रहे हैं, चाहे वो इंडिया के मिनिस्ट्री को कोई हो या फिर ग्लोबल स्तर पे कोई आपको पॉवर्टी से हो या फिर आपको हंगरी से हो, चूंकि हंगर का भी एक रिपोर्ट आता है, ठीक है, पॉवर्टी इंडेक्स भी आता है, तो आपको सारे ये सब डेटाज आपको याद होना चाहिए ताकि आपको प्री और मेंस दोनों के लिए यूजफुल हो सके। इसके बाद हम गवर्नेंस देखेंगे। अगला जो टॉपिक है इसका गवर्नेंस का ही है। जैसे देखेंगे यहाँ पे शासन व्यवस्था,
पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग मॉडल, ठीक है, मॉडल हो गया, सफलताएं, सीमाएं, संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत अन्य उपाय, ठीक है, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, जो आप तैयारी जिस चीज की कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसी चीज के बारे में वो भूमिका पूछना चाहता है कि लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका क्या है, ठीक है। इसके लिए तो चूंकि संस्था कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके लिए आर्टिकल्स अवेलेबल है। इसके अलावा अब हम बाद में देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, जैसे कि इसमें ये बताया गया है कि कौन कौन से इसमें टॉपिक्स हैं। भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध हो गया, दूसरा जो टॉपिक आ रहा है द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह, और भारत से संबंधित अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार कौन से हैं, ठीक है, इंटरेस्ट कौन से हैं, जैसे दो देशों के बीच में कौन से इंटरेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब हम लोग देख सकते हैं कि भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियां तथा राजनीति का प्रभाव, और इसमें इंडियन डायस्पोरा के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। अगला जो टॉपिक है महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, ठीक है, जैसे कि आपको WHO हो गया, WTO हो गया, हाँ, इस टाइप का जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है उनकी मंच, अधिदेश, संरचना उनकी कैसी है, ठीक है। ये तो हमारा GS2 का पेपर था। अब GS3 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें क्या क्या आता है, जैसे कि साइंस टेक हो गया, इकोनॉमी डेवलपमेंट हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। हम एक एक स्टेप बाय स्टेप इसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इकोनॉमी का सबसे पहला जो इसमें टॉपिक होता है और इम्पोर्टेंट भी होता है, क्योंकि ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और मार्क्स गेनिंग है मेंस के लिए। लेकिन अगर आप अच्छे से स्टडी नहीं करते हैं और अच्छे से आंसर राइटिंग नहीं करते हैं तो ये उतना ही नेगेटिव भी इम्पैक्ट डाल सकता है आपके और भी सारे GS पेपर्स पे, ठीक है। एक हम लोग स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना संस्थाओं को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय, ठीक है, इसके बारे में आपको स्टडी करना है डिटेल से। समावेशी विकास और इससे उत्पन्न विषय, समावेशी विकास क्या होता है और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय क्या हो सकते हैं, अगर विकास हो रहा है तो उससे उत्पन्न क्या विषय हैं, इसके बारे में भी आपको, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, आपको सारा डिटेल स्टडी करना है। तीसरा टॉपिक है सरकारी बजट, जो कि फेब मंथ में आपको ये पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाता है। गवर्नमेंट बजटिंग क्या होता है, इसके बारे में आपको आइडिया रखना है। उसके अलावा आपके एग्रीकल्चर का टॉपिक्स आ जाता है, जैसे कि मुख्य फसलें, क्या मुख्य फसलों में पढ़ना है, जैसे कि देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न क्या है, क्योंकि इंडिया तो कोई छोटा तो कंट्री है नहीं है, एक अपने आप में एक सब कॉन्टिनेंट है, तो अलग अलग यहाँ पे जोन होंगे, अलग अलग वहाँ पे सॉइल्स होंगे, ठीक है, अलग अलग इरिगेशन सिस्टम होगा। इन सारी चीजों को आपको पढ़ना है, क्योंकि वहां पे जब देखिए सिचुएशन, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ही सारा चीज आपको डिफाइन करता है या परिस्थितियां खड़ा करता है, वहां पे अलग अलग चीजों का होना तय करता है। आप देखेंगे कृषि उत्पादन का भंडारण, परिवहन, विपणन संबंधित विषय और बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी, जैसे कि आप देखेंगे कि अगर जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र होगा वहां पे चूंकि सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना मजबूत नहीं होती, जहाँ पे मैदानी क्षेत्र होता है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर अपेक्षाकृत मजबूत होता है, तो वहां पे फसल का पैटर्न वहां पे अलग होगा, पहाड़ी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में फसल का पैटर्न अलग होगा, ठीक है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा अलग होगा, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ अलग होगा डिजाइन से, तो ज्योग्राफिकल एक तरह से वो बिल्कुल तय करता है कि सिचुएशंस कैसी होंगी। इसके अलावा आप देखेंगे प्रत्यक्ष कृषि सहायता, न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित, अभी देखिए MSP से भी अभी बीच में अभी बहुत ज्यादा सरकार और प्रेशर्स ग्रुप के बीच में अभी सब मामला आए थे सामने। जन वितरण प्रणाली क्या होता है, इसका उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक और खाद्य सुरक्षा क्या होता है, इससे संबंधित विषय क्या है, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र। देखिए चूंकि यूपीएससी ने इतना ब्रॉड सिलेबस बना रखा है कि इसमें कोई भी चीज आपको छूटा नहीं है, ठीक है, कोई सिलेबस आपको छूटा नहीं है, हर एक चीज आपको इसमें मेंशन मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे छठा जो पॉइंट्स है कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, कार्यक्षेत्र एवं महत्व संस्थान, ऊपर नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, ये सारी चीजों के बारे में। उसके अलावा आप लैंड रिफॉर्म, इसका अगला टॉपिक है। इसके बाद आप देखेंगे कि उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, जो उसके अलावा आप औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास प्रभाव, जिससे कोई भी, अगर हम लोग जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में अगर कोई चेंजेस करेंगे तो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में यदि चेंज करते हैं, कोई एक्ट बनाते हैं, तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे बुनियादी ढांचा क्या है,
जैसे देखिए कोई भी देश के लिए बुनियादी जो ढांचा है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा माने कि जैसे बॉडी में एक हर्ट होता है ना, उसी तरह से किसी भी देश के लिए बुनियादी ढांचा जो होती है ना, उसी तरह से हर्ट होता है। जैसे कि इसमें ऊर्जा हो गया, बंदरगाह हो गया, सड़क हो गया, विमानपत्तन, रेलवे इत्यादि। इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं। अब देखिए आदि के कहने का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये नहीं कि बुनियादी ढांचा सिर्फ इतना ही है। आदि का मतलब कि इसमें छिपा हुआ और भी टॉपिक्स हैं जो कि हमें इनेबल दिख रहे हैं, तो हमें उनके बारे में भी स्टडी करना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक इन्वेस्ट मॉडल। इंडिया के इन्वेस्टमेंट मॉडल कैसा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे साइंस टेक। देखिए साइंस टेक जो होता है इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखेंगे पहला टॉपिक क्या है कि इसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास एवं अनुप्रयोग तथा रोजमर्रा के जीवन पर इसका क्या प्रभाव है। जो एक साइंस टेक जो एक दुनिया में जो साइंस एक अपने आप एक बहुत बड़ा छलांग मार रहा है। मतलब कहीं भी उसका ये चीज नहीं है कि वो कहीं से छूट चुका है, हर एक जगह पे वो अपना पैर जमा चुका है साइंस ने। तो इसका रोजमर्रा पर क्या जीवन में प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, जब साइंस देख लीजिए, आपके पास हर वक्त आपका टेक्नोलॉजी के साथ मोबाइल से आप जुड़े रहना, या फिर आप दुनिया में तमाम तरीके की जो सारी चीजें देख रहे हो सब साइंस पे बेस्ड हो चुकी हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो टॉपिक आ रहा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां देशिज रूप से, प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास। ठीक है, तीसरा जो इसके अलावा जो टॉपिक आता है तीसरा कि सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता क्या है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे इन्वायरमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या है, कंजर्वेशन है मतलब संरक्षण। ठीक है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन यानी कि पर्यावरण प्रदूषण, क्षरण डिग्रेडेशन उसको बोलते हैं, पर्यावरण प्रभाव का आकलन। इसके बाद आप देखेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक आता है, आपदा और आपदा प्रबंधन। सिर्फ एक चीज एक लाइन में खत्म कर चुका है ये, डिजास्टर और डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा और आपदा प्रबंधन। क्या यूपीएससी सिर्फ इतना ही पूछता है? नहीं, डिटेल पूछता है, तो इसके बारे में आपको पूरा डिटेल पता होना चाहिए। अब देखेंगे सिक्योरिटी के बारे में। ठीक है भाई, सबकी सिक्योरिटी होती है, आपकी भी सिक्योरिटी होती है। जैसे कोई घर बनवाता है, घर में गेट क्यों लगवाते हैं? अपनी सिक्योरिटी के लिए। उसी तरह से इंडिया के लिए क्या है, बहुत सारे देशों के साथ अपना बाउंड्रीज होता है, तो अपना वो सिक्योरिटी रखता है। सिर्फ बाउंड्री पर सिक्योरिटी नहीं होता, आज की डेट में साइबर अटैक्स भी होते हैं, तो उसके लिए भी आपको हमेशा तत्परता के साथ गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। तो इसके बारे में भी आपका बिल्कुल गवर्नमेंट के पॉलिसीज पे आपको बिल्कुल नजर होना चाहिए। हम देख लेते हैं कि करके इसमें लिखा गया है कि विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध क्या है। विकास अगर फैल रहा है तो उग्रवाद भी अपने चरम पे है, उनके बीच में संबंध क्या है। ठीक है, दूसरा बात है कि आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका। भाई इंडिया है, इंडिया में प्रत्येक आदमी तो एक समान तो है नहीं, बहुत सारे लोग एक एंटी गवर्नेंस भी हैं जो कि सरकार के विरोध, जैसे कि एक्सट्रीमिज्म होता है, जैसे कि नस्लवाद होता है। ठीक है, सॉरी नक्सलवाद होता है, जो कि वो गवर्नमेंट के पॉलिसीज को लोग ऐसे नकार देते हैं, या फिर गवर्नमेंट के बहुत सारे चीज़ों को क्षति पहुंचाते हैं। तो वो एक तरह से क्या है, विकास में बाधा है। तो हमें इस पॉइंट्स पे भी हमें अपने स्टडी करने की जरूरत है। उसके बाद अब हम लोग देख सकते हैं कि संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा चुनौती, जो भी हम डिस्कस किए थे कि साइबर अटैक भी हो जाता है, आपके मोबाइल पे भी साइबर अटैक हो सकता है, गवर्नमेंट के डेटा पे भी साइबर अटैक हो सकता है। तो हमें उसकी सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी होती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, उसके अलावा भी हम लोग देखेंगे कि आंतरिक सुरक्षा चुनौती में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका क्या है। साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें सिक्योरिटी में अगला जो मेरा टॉपिक है, संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती। आंतरिक सुरक्षा चुनौती में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका भी है। साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन शोधन और इसे रोकना। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है सीमावर्ती क्षेत्रों में, मतलब जो बाउंड्रीज में। ठीक है, अपने इंडिया के जो कोस्टल तो है ही, कोस्टल के अलावा जो बाउंड्रीज है जो अपने देश दूसरे देश के साथ साझा करते हैं, वो बाउंड्रीज की बात कर रहा हूँ। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच भी संबंध, हमें इसके ऊपर भी स्टडी करना है और डीप स्टडी करना है। देखिए आंसर राइटिंग करने के लिए आपको हल्का फुल्का या फिर स्तरीय आपको नॉलेज की जरूरत नहीं है, बल्कि डीप नॉलेज की जरूरत है। इसके बाद आप देखेंगे विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिदेश क्या हैं। ठीक है, जैसे कि आर्मी हो गया, बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया। ठीक है, ये सब सारे संस्थाओं के बारे में बात कर रहा है, उनके मैंडेट क्या है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जीएस फोर्थ। ठीक है, इसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड होता है टॉपिक्स। इसके बारे में हम लोग
स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट्स को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला जो टॉपिक है कि नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध। इसमें मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम, नीति शास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका। ठीक है, वो कोई भी मनुष्य का यदि आपको वैल्यू का क्रिएशन करना है तो सबसे बड़ी भूमिका उसका फैमिली होता है। उसके बाद आने वाले सोसाइटी, जो टच में, जो सराउंडिंग में होता है, सोसाइटी होती है। उसके बाद वो जो पर्सनालिटी होता है, वो सराउंडिंग टच के बाद वो अपने संस्थान यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से टच में होता है। तो तीन चीजें ऐसे महत्वपूर्ण हैं जो किसी भी समाज में, किसी भी पर्सनालिटीज के लाइफ में उसके वैल्यूज को क्रिएट करता है। इसके बाद जो मेरा सेकंड जो पॉइंट आता है, एटीट्यूड होता है। इसको एटीट्यूड आज तक हम लोग हमेशा भ्रम में रहे कि एटीट्यूड का मतलब ये होता है कि वो बोलता नहीं है, वो कॉल करते हैं तो वो उठाता नहीं है। ये आपका एटीट्यूड नहीं है। एटीट्यूड का मतलब होता है कि किसी भी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है, अप्रोच क्या है, आपको देखने का एंगल क्या है, ये होता है। तो उसके बारे में हमें क्या करना है, कंटेंट पढ़ना है, स्ट्रक्चर कैसा होता है एटीट्यूड का। ठीक है, उसके अलावा आपको विचार आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव, नैतिक तथा राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और धारणा। ठीक है, इसके अलावा तीसरा जो इसका पॉइंट है, सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य। ठीक है, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा संवेदना। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस फोर्थ के लिए, एथिक्स के टॉपिक। ठीक है, इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो भावनात्मक समझ क्या होता है, अवधारणा इसके बारे में पढ़ना है। प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनकी उपयोग और प्रयोग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी ये चीजें हैं। शासन और प्रशासन में बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है, बहुत ज्यादा, मतलब मैं जितना बोलूं उतना कम है। इमोशनल इंटेलिजेंस तो बिल्कुल होना ही चाहिए, खास करके यूपीएससी एस्पिरेंट में, क्योंकि ये एक लोकतंत्र के एक पिलर्स होते हैं। अगला टॉपिक है भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों का योगदान। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ द मॉरल थिंकर एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम द इंडियन वर्ल्ड। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र, स्थिति तथा समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शक के स्रोतों के रूप में विविधि, नियम, विनियम तथा अंतरात्मा, उत्तरदायित्व तथा नैतिक शासन, शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा नीति, निधि, फंडिंग व्यवस्था में नैतिक मुद्दे, कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे अगला जो टॉपिक है शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान, पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीति परक, आचार संहिता, आचरण संहिता क्या होता है, नागरिक घोषणा पत्र क्या होता है। ठीक है, कार्य संस्कृति हो गया, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियां। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है आपका केस स्टडी। जो इतने सारे जो एथिक्स का जो पॉइंट्स है, इसके ऊपर आपका केस स्टडी के भी क्वेश्चंस आएंगे, 6 से 8 क्वेश्चन आपको केस स्टडी के क्वेश्चन आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा स्कोरिंग ये आपका ये टॉपिक है, सिलेबस है। ठीक है, इसके अलावा आप यूपीएससी मेंस की तैयारी करते रहें, ताकि आने वाले समय में भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत ना हो। शुरू से लेकर लास्ट तक आप बिल्कुल आंसर राइटिंग करते रहें। आंसर राइटिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आंसर राइटिंग भी आप करना छोड़ दिए तो प्री निकाल के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आप करते रहें अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक फॉर 2022। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।